हेलो। तो बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात पढ़ रहे हैं लिस्ट एज, और लिस्ट एज में हमने अपने 2 वीडियो देख लिए हैं, और हम अब लिस्ट एज के लिए थर्ड वीडियो जिसमें हम लिस्ट एज को समझेंगे विथ सर्टेन एग्जांपल। ठीक है बेटा। तो हमने बात की थी कि हम लिस्ट एज के लिए एग्जांपल ज़्यादा करेंगे, बेसिक पर फोकस ज़्यादा करेंगे। बेटा ये हमारा थर्ड वीडियो है सिर्फ लिस्ट एज के बेसिक के लिए। उसके बाद मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, फिर दिक्कत आपकी ही रहेगी कि आपकी प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग का इशू जरूर रहेगा जब भी हम लिस्ट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे तब। तो बेटा वो मैं इसलिए बेसिक में कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो मैं थर्ड वीडियो डाल रहा हूँ बेसिक के एग्जाम्पल। तो लिखिए एग्जाम्पल। बेटा हम यहाँ पर कुछ और समझने जा रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 की है, और यहाँ पर मैं सारे आइटम नहीं लेते हुए बैलेंस शीट का एक पार्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मैंने यहाँ लिया P&L अकाउंट। P&L का डेबिट बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस 31 मार्च 20 तक के, है ना बेटा। ये लॉस है रुपीज़ 40 लाख। जब से कंपनी बनी तब से लेके 31 मार्च 2020 तक के लॉसेस हैं 40 लाख। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ देता हूँ डिटेल अदर इंफॉर्मेशंस। other informations, balance of P&L on 1st April 2017, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 17 है ना। ये था क्रेडिट रुपीज 5 लाख, 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस था 3 साल पहले। ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ 2017-18 कंपनी का नेट प्रॉफिट था रुपीज 3 लाख। कंपनी में 3 लाख का प्रॉफिट था 2017-18 में। कंपनी पेड डिविडेंड इन 18-19 फॉर ईयर 17-18। 17-18 के प्रॉफिट से कंपनी ने 18-19 में डिविडेंड दिया है। वो डिविडेंड कंपनी ने दिया है, मान लीजिए रुपीज 2 लाख। कंपनी ने 2 लाख का डिविडेंड दिया है। ठीक है। उसके बाद देयर वाज ए लॉस बाय फायर of rupees, there was a loss by fire of rupees 7 lakh in year 18-19। 18-19 में कंपनी को 7 लाख रुपीस का लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। ठीक है। फाइंड आउट ट्रेडिंग लॉस ऑफ कंपनी for the year 18-19 and 19-20। ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही है। आप कहें सर लिस्ट स्टेज का कहाँ बेटा, समझो। हमको बैलेंस शीट में दिया है 40 लाख रुपीस का लॉस। 3 साल पहले कंपनी में 5 लाख का प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी में 3 लाख का प्रॉफिट और हुआ 17-18 में। फिर कंपनी ने 17-18 के लिए 2 लाख का डिविडेंड दे दिया इन 18-19। 17-18 के लिए 17-18 के प्रॉफिट को देखते हुए कंपनी ने 18-19 में 2 लाख का डिविडेंड दे दिया। इस 3 लाख में से 2 लाख का डिविडेंड दे दिया। ठीक है। फिर कंपनी में 18-19 में एक फायर एक्सीडेंट हुआ और कंपनी में 18-19 में 7 लाख का लॉस हो गया ड्यू टू फायर एक्सीडेंट। उसके बाद कंपनी की हालत ख़राब हो गई, मशीनरी डिस्टर्ब हो गई वगैरह जो भी हो, उसकी वजह से कंपनी में आगे बिजनेस तहस नहस रहा। 18-19 और 19-20 में कंपनी को लॉसेज हुए। तो अब 18-19 और 19-20 में कंपनी को कितने ट्रेडिंग लॉसेज हुए वो हमें निकालना है। तो कितने ट्रेडिंग लॉसेज इन 2 सालों में हुए हैं वो हिडन है, वो हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बेटा।
हमने बनाया सॉल्यूशन में P&L अप्रोप्रिएशन, हमने बनाया P&L अप्रोप्रिएशन। बेटा हमने शुरू की 1 अप्रैल 2017 से P&L में बैलेंस था क्रेडिट ₹5 लाख, 5 लाख रुपीज़ का बैलेंस था क्रेडिट इन P&L ऑफ कंपनी। ये कंपनी का एक्यूमुलेट प्रॉफिट है 1 अप्रैल 2017 तक का। 17 के पहले 16, 17, 15, 16, 14, 15 में क्या हुआ उससे मतलब नहीं, सबके बाद का बैलेंस है 5 लाख। फिर कंपनी में 2017-18 में नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया 3 लाख, इससे कंपनी का P&L का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। अब कंपनी का प्रॉफिट हो गया 8 लाख। ठीक है बेटा, अब वैसे डिविडेंड इसका दिया है 18-19 में, पर मैं डिविडेंड यही ले लेता हूँ, डिविडेंड में यहाँ भी ले सकता हूँ। मैंने डिविडेंड लिया 2 डिविडेंड, ये बेटा दिया है 18-19 में, पर मैं दिया तो इस 3 लाख से है ना, 2 लाख का डिविडेंड दिया। ये आपको लगता है सर अभी मत लो, नहीं लेता बेटा, चलो ये रहा बैलेंस ऑफ P&L टू बैलेंस 31 मार्च 18 को टू बैलेंस PD ₹8 लाख। 8 लाख का प्रॉफिट कंपनी में इकट्ठा हो चुका था। कंपनी में प्रॉफिट हो गया है 8 लाख, 5 लाख पुराना, 3 लाख नया। इधर आया 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस PD प्रॉफिट है पुराना 8 लाख। इस 8 लाख के प्रॉफिट में 3 लाख का प्रॉफिट भी शामिल है, जिसमें से डिविडेंड दिया गया 2 डिविडेंड, प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड दिया गया ₹2 लाख। ठीक है बेटा, 2 लाख डिविडेंड दिया। इसके बाद क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर सीधे आ जाता हूँ। अब देखिए अपनी कलाकारी, मतलब नॉलेज, मतलब फंडा, मतलब सीधे 31 मार्च 20 को डेबिट बैलेंस है बाय बैलेंस CD 40 लाख रुपए का लॉस है, मतलब 40 लाख का डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में। बेटा ओपनिंग में प्रॉफिट था इसलिए क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। लॉस का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो 40 लाख दिखा दिया मैंने यहाँ पर। बेटा मैं अब 2 साल का इकट्ठा बना रहा हूँ, ये 18, 19, 19, 20 का इकट्ठा बना रहा हूँ, 2 साल का इकट्ठा, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग लॉसेज निकालने हैं पूरे 2 सालों के। बेटा 8 लाख का प्रॉफिट था, उसके बाद क्या हुआ, उसमें से 2 लाख का डिविडेंड दिया गया बेटा। 8 लाख में से 2 लाख रुपीस का डिविडेंड दे दिया गया, तो 8 लाख माइनस 2 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बचा प्रॉफिट 6 लाख। जहां प्रॉफिट 6 लाख था वो आज बढ़ते बढ़ते 40 पर आ गया, लॉस पर आ गया। तो बेटा बीच में एक 7 लाख रुपीस का लॉस बाय फायर हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड लॉस। तो बेटा जब प्रॉफिट ट्रेड में आता है तो लॉस डेबिट में आता है, तो यहां आएगा टू लॉस बाय फायर, डेबिट में आएगा 7 लाख। ये है 18-19 का नॉन ट्रेड लॉस। नॉन ट्रेड लॉस। बेटा एक चीज और फिर से, ओपनिंग में प्रॉफिट कितना था 2 साल पहले, 2 साल पहले प्रॉफिट कितना था, ₹8 लाख। 2 साल पहले प्रॉफिट कितना था, फिर से 2 साल पहले प्रॉफिट था ₹8 लाख, 8 लाख का प्रॉफिट था। बेटा उसमें से 2 लाख का डिविडेंड गया, प्रॉफिट बचना चाहिए 6 लाख का क्रेडिट। जहां 6 लाख का प्रॉफिट था वहां 40 लाख का लॉस है आज 2 साल बाद। 8 लाख के प्रॉफिट से 2 लाख का डिविडेंड गया। आप बोलेंगे सर हिंदी में मत बोलो, 8 और 2, सर हम तो इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं, सर हम तो यूके से हैं। ठीक है बेटा, प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, ₹2 लाख हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट 6 लाख का रिमेनिंग रहना चाहिए, 8 में से 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6 लाख प्रॉफिट बचना चाहिए। जहां 6 लाख का प्रॉफिट बचना था 2 साल पहले का, वो आज 40 लाख का लॉस है। इसका मतलब हमें 46 लाख का कुल लॉस हुआ है, कुल लॉस हुआ है 46 लाख का। जहां 6 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट था, आज 40 लाख का लॉस है। तो लॉस कुल कितना होगा, 46 का लॉस हुआ। उस 46 में 7 लाख का तो नॉन ट्रेड लॉस है। तो यदि बचा क्या, यदि हम कहें कि कुल लॉस 46 लाख हुआ, इन 2 सालों में लॉस 46 का हुआ, उसमें से 7 लाख का तो क्या था, नॉन ट्रेड लॉस। तो 39 लाख क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर। ये हुए ट्रेडिंग लॉसेस, ट्रेडिंग
लॉसेस, ये है बैलेंसिंग फिगर, 39 लाख का रहा होगा ट्रेडिंग लॉस। ये है बैलेंसिंग फिगर, लिख दिया हमने। तो जो 2 साल का लॉस क्वेश्चन ने हाइड किया था कि इन 2 साल में ट्रेडिंग लॉस किया, वो हमने निकाल लिया इस तरह से। ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। मैंने 2 साल का इकट्ठा बना लिया कि मुझे 2 साल का इकट्ठा ट्रेडिंग, 2 साल का ये प्रॉफिट, 2 साल पहले का प्रॉफिट, उसमें से दिया डिविडेंड, डिविडेंड देने से प्रॉफिट कम हुआ, फिर हुआ ट्रेडिंग लॉस, फिर हुआ नॉन ट्रेडिंग लॉस, और लॉस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। तो हमें इस तरह से हमने ये जो हिडन ट्रेडिंग लॉस था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था, इसीलिए स्टेज में काम आता है। ठीक है, आप कहेंगे सर हमें भी एग्जाम्पल दो, ये लो एग्जाम्पल फॉर होमवर्क। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। यहाँ P&L का डेबिट बैलेंस 47,60,000 दिया हुआ है। आप कहेंगे सर आपने तो आपके लिए एग्जाम्पल बिल्कुल राउंड में रखा और हमें तो सर कैसा दे रहे हो। बेटा यही तो फ़ायदा है कि हम सी हो चुके हैं और अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको सी करना है। ठीक है बेटा, फालतू की बातें छोड़ो। अब यहाँ पर ओपनिंग या कहें बैलेंस ऑफ P&L, बैलेंस ऑफ P&L was, बैलेंस ऑफ P&L on 1st April 2017 वो था क्रेडिट 380। 3 साल पहले कंपनी में 380 का प्रॉफिट था, यानी P&L का था क्रेडिट बैलेंस। नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 2017-18, 17-18 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट अर्न किया। नेट प्रॉफिट का मतलब बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है ₹250 का। ठीक, अच्छा मैं इधर लिखता हूँ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 लाख। कंपनी पेड इक्विटी डिविडेंड of ₹2 lakh in 18-19 और 2017-18। 17-18 के लिए कंपनी ने 18-19 में इक्विटी डिविडेंड दिया ₹2 लाख का। ठीक है, अच्छा देयर वाज ए लॉस बाय स्ट्राइक या और स्पेकुलेशन लॉस बोलो, कोई क्वेश्चन ने बोला स्पेकुलेशन लॉस बोला हो और लॉस बाय थेफ्ट बोला हो, कुछ भी हो, ऑफ ₹1250 in year 18-19। 18-19 में कंपनी को 1250 का लॉस बाय स्ट्राइक हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हो, स्पेकुलेशन लॉस, ये सब है नॉन ट्रेड लॉस। ठीक है, फाइंड आउट ट्रेडिंग लॉस ऑफ ईयर 18-19 एंड 19-20। आपको 2 साल का क्या निकालना है, ट्रेडिंग लॉस। ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ छोटा सा 5 मिनट का होमवर्क। तो क्लास के दौरान चलते चलते आपको होमवर्क कर लेना चाहिए, तो ऐसा 2 मिनट का होमवर्क है, 2 से 3 मिनट का होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, ये है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल,
और 5% डिवेंचर, और डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज हम मानते ही हैं, और क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल फीस 40,000। अब मैं लेता हूँ इक्विटी शेयर केवल ₹10 लाख, प्रेफरेंस केवल ₹2 लाख, डिवेंचर ₹5 लाख, क्रेडिटर्स ₹780, और इस 780 में इंक्लूड है 40,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। असेट्स और P&L। और यहाँ पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्लेम ऑफ वर्कर ₹60, expected to be settled at ₹35,000। 35 में क्लेम सेटल हो जाएगा, संभावना है। ठीक है बेटा, अब इधर मैं असेट इसका टोटल लगाता हूँ। 17 प्लस 780, ये 24,80,000 है। इसमें लेता हूँ मैं P&L 640 का है, इसमें से गया 640 का P&L, असेट बची 1840। ठीक है, इसकी ERV में लिख देता हूँ, इसकी ERV है इसकी ERV में लिख दी है 15 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन, बैलेंस ऑफ P&L ऑन, अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कब का दिया है, ऑन 1 अप्रैल वही 17, ये दिया था 360 क्रेडिट, नेट प्रॉफिट ऑफ 2017-18 जो हमने ऊपर बेसिक समझा उसको एग्जाम्पल में कवर कर रहे हैं। 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिलाकर, क्योंकि मैंने ऊपर प्रेफरेंस की रेट नहीं दी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड है 250। फिर नॉन ट्रेड लॉस इन 18-19 में नॉन ट्रेड लॉस हुआ 470 का, बस ये दिया हुआ है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म हुआ है, सॉल्यूशन नहीं। अब इसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड हम बनाएंगे लिस्ट H दोनों। तो देखिए बेटा, हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर A और B में मिलाकर असेट आने वाली है ₹15 लाख। चाहे असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो, मतलब नॉट स्पेसिफिकली प्लेज या स्पेसिफिकली प्लेज, मिलाकर 15 लाख की असेट लिखी है। सी में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में है, ऊपर है जो 780 में 40 तो इंक्लूड है, ऊपर प्रेफरेंशियल 40 वो, और जो 35 अभी कॉन्टिंजेंट थे जो ऊपर इंक्लूड नहीं है, 40 + 35 ये हो गया 75 के हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 75। तो सी फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो हमने लिए 40 बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, और 35 वर्कमैन का कॉम्पनसेशन जो हमने बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं था 35, ये हो गया 75। उसके बाद डी में डिवेंचर होल्डर, हम ये मान के चल रहे हैं कि डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है, तो ये डिवेंचर 5 लाख के आगे। सर इस पर 5% ब्याज भी तो लो,
बेटा बैलेंस शीट में इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं में आ रहा है, इंटरेस्ट लायबिलिटी में नहीं आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट की डेट तक का इंटरेस्ट दिया जा चुका है, तो बेवजह हम इंटरेस्ट क्यों देंगे? यदि अरियर लिखा होता, आउटस्टैंडिंग लिखा होता, देना लिखा होता तो जरूर देते, पर जब लायबिलिटी में नहीं आ रहा तो देने की जरूरत नहीं, 5 लाख ले लिया। तो ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड मतलब 780 हो गया अनसिक्योर्ड। एफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, और जी में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। ये है, इससे मिलेगी हमको एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर्स, एज रिगार्ड मेंबर्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम निकालते हैं डेफिसिट। हमारे पास देने के लिए अवेलेबल बहुत कम है, 15 लाख माइनस 75 माइनस 5 लाख माइनस 780 माइनस 12, 1055 की आ रही है एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। ये लिखेंगे एज पर लिस्ट एच, ये लिस्ट ऐसे टेली करके दिखाएंगे उनको कि ये लिस्ट ऐसे टेली होती है। अब हमें यही डेफिशिएंसी जो 1055 की स्टेटमेंट ऑफ में आई है, इसको टेली करके दिखाना है लिस्ट एच से। अब हम बनाएंगे, ये हो गया, अब हम बनाएंगे लिस्ट एच, यानी डेफिशिएंसी अकाउंट। बेटा लिस्ट एच में हम डेफिशिएंसी अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में डेफिशिएंसी आई है, तो हम जो अकाउंट बनाने वाले हैं वो लिस्ट एच का। ठीक है बेटा, लिस्ट एच 2 पार्ट में बनती है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन से आइटम, आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी। सेकंड पार्ट मतलब क्या, आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी बढ़ाने वाले आइटम ऊपर और कम करने वाले नीचे। बढ़ाने वाले 5 आइटम, सबसे पहले जहां पर हमें फॉर्मेट बनाने वालों ने परेशान किया है, पहला कॉज जो लॉसेज होता है एक कंपनी के, उसको उन्होंने लिखा है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट। और यदि तो ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर आइटम्स, यानी इसको पहले फर्स्ट पार्ट कर लें, आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी, इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग, वो आइटम जो डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं सब लोग कम करते हैं, वो आइटम होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। और फिर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड आइटम्स, फर्स्ट पार्ट में क्या था, वो आइटम जो डेफिशिएंसी बढ़ाते हैं ऐसे 5 आइटम, और डेफिशिएंसी कम करने वाले 4 आइटम, आइटम डिक्रीजिंग, आइटम इंक्रीजिंग सरप्लस, इंक्रीजिंग सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। इसमें 4 आइटम होते हैं, 1, 2, 3 और 4। बेटा ये 4 आइटम और इस आइटम में क्या फर्क है? सर फर्क तो पता नहीं, कॉमन पता है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है, ये सभी आइटम डेफिशिएंसी को बढ़ाने वाले हैं। हाँ सर ये तो मैंने, बेटा तो मैंने खुद नहीं लिखा है कि डेफिशिएंसी बढ़ाने वाले 5 कारण है, तो फिर ये 4 और 5, ये शुरू के 4 और 5 में क्या फ़र्क है? बेटा दोनों में एक फ़र्क है, वो 4 वो हैं जो एक्चुअल हैं, जो हो चुके हैं, और 5वां एस्टिमेटेड है, और उन्हीं 5 का रिवर्स आइटम नीचे 4 है, ऊपर के 5 पता है, जो नीचे के 4 उसके अपोजिट हैं। जैसे बेटा सबसे पहले यहाँ आता है, जो मैंने कहा था कि पता नहीं फॉर्मेट बनाने को लॉस लिखने में तकलीफ क्या थी, उसको लिखा है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी और असेट, तो यहाँ लिखते हैं एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर
असेट। तो यहाँ आता है इसका अपोजिट, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी। बेटा इन दो में से कोई एक आएगा, इन दो में से कोई, या तो असेट ज़्यादा होगी तो नीचे आएगा और लाइबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर आएगा। दोनों चीज़ें कैसे आएगी कि असेट भी ज़्यादा लाइबिलिटी भी ज़्यादा? कोई दिमाग खराब है क्या अपना? नो सर, हमारा दिमाग बिल्कुल जगह पर है। आप सही कह रहे हो सर, यदि एक्सेस ऑफ कैपिटल लाइबिलिटी ओवर असेट है तो फिर एक्सेस ऑफ कैपिटल लाइबिलिटी ओवर असेट है तो एक्सेस ऑफ असेट नहीं आएगा। असेट ज़्यादा है तो नीचे आएगा, लाइबिलिटी ज़्यादा तो ऊपर आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। और इसका मतलब होता है लॉस, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। लेकिन ये लॉस या प्रॉफिट बेटा कब के? पुराने। बेटा यहाँ पर पुराने मतलब, ये क्वेश्चन ने दिए पुराने मतलब ये है पुराने, ये है पुराना प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब पुराना, और ये है ताजा ताजा प्रॉफिट, और अभी निकलने वाला है ताजा ताजा लॉस। तो हमें लॉस चूंकि 18-19 का 1920 का लॉस दिया हुआ नहीं है, तो बेटा हमें वही क्वेश्चन, पहले हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। क्या करेंगे देखिए, मैंने बनाया वर्किंग नोट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन यानी पीएनएल अकाउंट। 1 अप्रैल 17 को हमारे पास प्रॉफिट था, क्रेडिट बैलेंस था ₹360 का प्रॉफिट था। 3 साल पहले हमारे पास 360 का प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी में 17-18 में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ ₹3 लाख का। कितने का? 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। कंपनी को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ 17-18 में। प्रॉफिट बढ़कर हो गया 660। तो 31 मार्च 18 को प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस 6,60,000। यह आ जाएगा 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस बीडी। प्रॉफिट था 660। इसमें से डिविडेंड दिया, डिविडेंड दिया कितने का? 250 का। अब डिविडेंड बोला है मतलब इसमें इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस भी आ गया, क्योंकि प्रेफरेंस की रेट भी तो नहीं दी है, प्रेफरेंस की रेट नहीं दी तो मानना ही पड़ेगा कि ये इसमें प्रेफरेंस शामिल है। 250 के डिविडेंड में ये नहीं दिया गया प्रेफरेंस कितना, इक्विटी कितना, और हमको प्रेफरेंस की रेट भी नहीं दी, मतलब मानना पड़ेगा इसमें प्रेफरेंस इंक्लूड है। और ठीक इसी साल नॉन ट्रेड लॉस हुआ। प्रॉफिट यदि क्रेडिट में आता है, ये प्रॉफिट क्रेडिट में आया है जिससे प्रॉफिट का बैलेंस बढ़ता है, तो लॉस डेबिट में आता है। नॉन ट्रेड लॉस हुआ है 450 का ना कि 470? नॉन ट्रेड लॉस हुआ 470, इससे ये पीएल में डेबिट होगा, इससे हमारा पीएल कम हो जाएगा। अब यहाँ आने वाला है 2 ट्रेडिंग लॉस, ट्रेड लॉस आने वाला है जो हमें पता नहीं है। और उसके बाद 31 मार्च 20 को हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल 6 लाख, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल 640 दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डेबिट दिया है 640। अब ये जो बैलेंस फिगर आएगा ये क्या आएगा हमारा? इन 2 सालों का, 2 साल कौन कौन से? 18-19 एंड 19-20। बेटा ये पोजीशन 18 तक की है, तो ये 18-19-19-20 ही हुआ ना, तो हम निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट 660 का था 2 साल पहले, उसमें से 250 डिविडेंड गया, उसमें से बचा प्रॉफिट 410 में से 470 का ट्रेडिंग लॉस, नॉन ट्रेड लॉस गया। ठीक है, इधर 660 क्रेडिट में है प्लस 640 है, इधर 13 लाख आ रहा है, माइनस 250 माइनस 470, ये आ गया 580। ये 580 के क्या आ गए? ट्रेडिंग लॉसेस ऑफ 2 ईयर, कैसे भी समझ लो ये आ गया। बट अब हमारी लिस्ट एज तो बनना बची है। यहाँ आता है डिविडेंड, यदि दिया है तो डिविडेंड देने से डेफिसिट बढ़ती है।
डिविडेंड पेड। यहाँ आता है ट्रेडिंग लॉस, फॉर्मेट तो याद होगा आपको। यहाँ आते हैं नॉन ट्रेडिंग लॉसेस। बेटा फॉर्मेट तो याद करना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, यहाँ आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट, यहाँ आता है नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर एस्टिमेटेड। यहाँ आप देखो बेटा, ऊपर एक्सेस ऑफ कैपिटल लायबिलिटी तो नीचे एक्सेस ऑफ एसेट, ऊपर ट्रेडिंग लॉस तो नीचे ट्रेडिंग प्रॉफिट, नीचे नॉन ट्रेडिंग, ऊपर नॉन ट्रेडिंग लॉस तो नीचे नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, इधर एस्टिमेटेड लॉस तो इधर एस्टिमेटेड गेन आएगा। यहाँ पर एस्टिमेटेड लॉसेस, जो भी हुए नहीं पर होने की संभावना, और यहाँ एस्टिमेटेड गेन या एस्टिमेट प्रॉफिट, जो भी हुए नहीं होने की संभावना है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट एच है हमारे सामने एक क्वेश्चन। बेटा ये जो 640 का लॉस दिया हुआ है, और लॉस को हम कहते हैं डेफिसिट बढ़ाने वाला कारण, पर ये जो 640 का लॉस है इसका पूरा ब्रेकअप आपके सामने है बेटा। ये देखो, ये 640 का लॉस जो है, लॉस है डेफिसिट बढ़ाने वाला कारण बेटा, लेकिन इस लॉस को वो कई पार्ट में करके दिखाते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करके दिखाते हैं, इसको पीसेस में दिखाते हैं कि ये लॉस कैसे आया, इस लॉस तक कैसे पहुंचे। लॉस है डेफिसिट बढ़ाने वाला कारण, पर ये लॉस किस वजह से आया? 3 साल पहले तो क्या था? प्रॉफिट, और प्रॉफिट था तो ये हो गया एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी। यदि प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ असेट्स और लॉस मतलब एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट। बेटा मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये रिपीट कर चुका हूँ ये बात। 3 साल पहले हमारे यहाँ 360 का क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट था, मतलब एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटी 3 ईयर बैक। तो ये है पुराना प्रॉफिट, तो ये हो गया, शुरुआत यहाँ से होती है। हम इसको भी कंसिडर करेंगे। फिर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, इससे डेफिसिट कम हुई, फिर डिविडेंड दिया, इससे डेफिसिट बढ़ी, फिर नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ, डेफिसिट बढ़ी, फिर ट्रेडिंग लॉस हुआ, डेफिसिट बढ़ी। तो बेटा हम यदि इन सबको ले लेंगे तो 640 का इफेक्ट तो अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो मैं बजाय 640 का जो हमारा लॉस है, 640 का जो लॉस है बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये है 31 मार्च 2020 तक का, पर इस 640 को हम टुकड़े टुकड़े करके लेंगे, फैला के लेंगे, इसको डिटेलिंग करते हुए लेंगे हमारे स्टेटमेंट, हमारी लिस्ट स्टेज में। इसकी डिटेलिंग क्या है? 3 साल पहले 350 का प्रॉफिट था, 360 का प्रॉफिट था, ठीक है वो लिख देंगे, और उसको लिखेंगे एक्सेस ऑफ असेट में। 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारी डेफिसिट को कम करने वाला आइटम, फिर डिविडेंड दिया, डेफिसिट बढ़ाने वाला आइटम, 470 का नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ, डेफिसिट बढ़ाने वाला आइटम, फिर ट्रेडिंग लॉसेस हुए, डेफिसिट बढ़ाने वाला आइटम। ऐसा लिख देंगे तो 640 तक हम पहुंच जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 360 से, क्योंकि इस 640 में इफेक्ट शामिल किसका है? इस 640 तक पहुंचने में क्या क्या, 360 भी है, 3 लाख भी है, 250 भी है, 470 भी है, 580 भी है। तो हम 360 से शुरू करेंगे। 360 मतलब पुराना प्रॉफिट, 360 हमारा एक्सेस ऑफ असेट में आएगा। यहाँ आया 360 का, ये हमने ले लिया एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटी, तो यहाँ इसको एक्सेस ऑफ कैपिटल को 0 कर देंगे। जब 3 साल पहले एक्सेस ऑफ असेट थी मतलब प्रॉफिट था, तो एक्सेस ऑफ कैपिटल लायबिलिटी और 0 थी। ये 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले मतलब ये कहाँ तक आ गया? ये आ गया 1 अप्रैल 17 तक का। तो 1 अप्रैल 17 के पहले क्या हुआ? ट्रेडिंग लॉस, नॉन ट्रेडिंग लॉस, डिविडेंड दिया, फलाना लॉस, प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये सब भूल जाओ ना। ये 1 अप्रैल 17 तक का है। हाँ, 1 अप्रैल 17 के बाद का लेना बचा है। 1 अप्रैल 17 के बाद प्रॉफिट हुआ तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट में आएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट 2017-18 प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, इससे डेफिसिट कम हुई, तो डेफिसिट कम करने वाले आइटम में आ गया प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट 17-18 में। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट तो दिया हुआ है नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी दिए हुए नहीं है। हाँ इधर आओ, अब डिविडेंड दिया क्या? हाँ सर, ये जो प्रॉफिट 360 और 3 लाख था, इसी में से तो 250 का डिविडेंड दिया है। हाँ सर, इसी में से दिया है। बेटा 360 और 3 का प्रॉफिट को हमने माना है डेफिशिएंसी कम करने वाले कारण प्रॉफिट हुआ, इससे असेट बढ़ी तो डेफिसिट कम हुई, लेकिन डिविडेंड देने से असेट कम हुई, असेट कम होने से डेफिसिट बढ़ी, तो डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड दिया है इन
1819 और 1718, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ। 250 का डिविडेंड दिया, इससे एसेट कम हुई, इससे डेफिसिट बढ़ी। इसके बाद ट्रेडिंग लॉसेस, बेटा ट्रेडिंग लॉसेस हम 2017-18 तक का प्रॉफिट लिख चुके, अब 18, 19, 19, 20 का बचा है। हम यहाँ कहाँ तक आ चुके, 17, 18 तक आ चुके, वहाँ प्रॉफिट हुआ था। अब 18, 19, 19, 20 में क्या हुआ, ट्रेडिंग लॉस हमने निकाल रखा है वर्किंग नोट नंबर से, हमने ट्रेडिंग लॉस निकाल रखा है 580 का ट्रेडिंग लॉस निकाला था 17, 18, 18, 19, 19, 20 का, 18, 19, 19, 20 का, ये हमने निकाल रखा है ट्रेडिंग लॉस 580। और नॉन ट्रेडिंग लॉस हमें गिवन है 470। देखिए यहां के ये 4 आइटम और यहाँ के 3 आइटम, ये सब का इफेक्ट, मतलब वो जो पीएनएल था ना बैलेंस शीट में 640 का, उसको 7 आइटम में फैला दिया हमने, उसको 7 पार्ट में फैला दिया। वो 640 का जो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस था, इसको हमने 7 टुकड़ों में फैलाया है। वो आपके सामने है 7 टुकड़े, ये 4 शुरू के, नीचे के 3, आप चेक कर सकते हो। ये 4 डेफिसिट बढ़ाने वाले और ये 4, ये 3 डेफिसिट कम करने वाले, ये सब एक्चुअल हैं। इन सब का नेट है पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया है। ठीक है बेटा। अब एस्टिमेटेड लॉस, ये सब तो एक्चुअल था। एस्टिमेटेड लॉस, असेट्स हमारी है 1840 की और एक्सपेक्टेड 15 है, तो 340 का रियलाइजेशन लॉस है एस्टिमेटेड, 340 का एस्टिमेटेड रियलाइजेशन लॉस है 340 का असेट पर। और साथ में ये 40 जो हम 35 पे कर रहे हैं प्रेफरेंशियल के डेट के रूप में वर्कर का क्लेम, ये हमारे लाइबिलिटी में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ क्रेडिट में नहीं है। ये 35,000 यदि लाइबिलिटी में लिखा हुआ नहीं है, लाइबिलिटी में क्रेडिट हुआ, मतलब इस पीएल में डेबिट भी नहीं हुआ, मतलब इस 35 को हमने अभी तक लॉस कंसिडर नहीं किया था, एक्सपेंसेस के रूप में प्रोवाइड नहीं किया था, लाइबिलिटी के रूप में प्रोवाइड नहीं किया था, मतलब हमने इसको अभी लॉस नहीं माना था, लेकिन हमें लाइबिलिटी में इसको इंक्लूड करना पड़ा, तो ये हमारा एस्टिमेटेड लॉस है। ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हमने समझा था बेसिक में, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी यदि हमें पे करना पड़े तो ये हमारा एस्टिमेटेड लॉस है। तो कुल एस्टिमेटेड लॉस हो गया 375, और जो 60 में से 35 देना पड़ सकता है, 25 बच जाएगा, 25 शायद क्लेम देना ना पड़े, तो वो हमारी इनकम है। लेकिन उसे इनकम क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इस 25 को वर्कमैन क्लेम को पहले हमने लॉस नहीं माना था, तो उसके कैंसिलेशन में इनकम कहाँ से मान लेंगे। तो लेकिन 35 को हमने कोई लॉस नहीं माना था, प्रोवाइड फॉर नहीं किया था, पर हमने उसको लाइबिलिटी में इंक्लूड किया है, प्रेफरेंशियल में इंक्लूड किया है, इसलिए हमें अपनी लाइबिलिटी बढ़ गई, उससे डेफिशिएंसी बढ़ गई। तो डेफिशिएंसी बढ़ाने वाले आइटम में ये भी आ गया। बस अब आप चेक कर लो, हमारी जो डेफिसिट है 1055 यहाँ जाना चाहिए, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी, एस पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एस पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वहाँ से मैच करेगी। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है 1055 उससे मैच करेगी, ये भी 1055 आना ही चाहिए। हाँ यही होगा सर। ऊपर देखो, डेफिसिट बढ़ाने वाले आइटम, 250 का डिविडेंड दिया, 580 का ट्रेडिंग लॉस हुआ, 470 का नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ, प्लस 375 का एस्टिमेटेड लॉस जो होने की संभावना है, ये 1675 माइनस 660, ये आ गया 10, क्या हो रहा है 58, 1015 आ रहा है। एक मिनट, हमारी सॉरी मैंने क्या गलती की थी, मैंने गलती की है, ये 780 गलत लिया ना, ये 780 नहीं है ना, 740 है ना ये तो, क्योंकि 40 हम कहाँ ले चुके प्रेफरेंशियल में, तो 780 में से 40 घटा दो, ये 740 है, तो ये आ गया 1015, यस टेली हो गया। बस ये भी 1015 ही आ रहा है, सही है। तो हमारा वो तो हम ज़्यादा इजीली के चल रहे थे, हमारा फोकस तो लिस्ट एज पे था, ये सही है लिस्ट एज, करेक्ट। बस वो हमने उधर क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड 780 ले लिए थे, क्यों 740 है, अनसिक्योर्ड 40 हम ले चुके प्रेफरेंशियल में, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल जो हमने किया, और
आपको भी सेम एग्जाम्पल में दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल फॉर योर होमवर्क। ठीक है, लिखिए होमवर्क। होमवर्क, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, इक्विटी शेयर कैपिटल 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5% डिवेंचर, क्रेडिटर्स, इक्विटी कैपिटल रुपीज 20 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल रुपीज 5 लाख, डिवेंचर रुपीज 10 लाख, क्रेडिटर्स रुपीज 15 लाख, इंक्लूड प्रेफरेंशियल रुपीज 50,000, असेट और P&L का डेबिट बैलेंस ट्वेंटी और 5, 25, 25 और 10, 35, 35 और 15, 50 लाख। 50 लाख में से ये गया, असेट हम लेते हैं 38, ये हुआ 12, इसकी ERV में लिख देता हूँ 24 लाख। 24 लाख की ERV बेटा इसमें। और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्लेम ऑफ वर्कर ऑफ रुपीज 1 लाख, expected to be settled at rupees 70,000। 1 लाख का एक्सपेक्टेड क्लेम है, वो 70,000 में सेटल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अब क्या बचा, अभी तो सर बचा है बैलेंस ऑफ P&L ऑन 1 अप्रैल 17, ये था। मैं जानबूझ के क्रेडिट रख रहा हूँ अभी, क्रेडिट रुपीज 4 लाख, नेट प्रॉफिट ऑफ 17-18, अगले साल प्रॉफिट हुआ रुपीज 350, इक्विटी डिविडेंड paid at the rate of 10% in 1890। 1890 में 10% इक्विटी डिविडेंड दिया गया। फिर लॉस बाय फायर इन 1819 रुपीज, लॉस बाय फायर 1819 में हुआ रुपीज 750 का, क्या कम कर लेता हूँ, रुपीज 250 का हुआ लॉस बाय फायर, बस इतना दिया हुआ है। आपको क्या करना है, लिस्ट H भी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ बनाना है। तो बेटा ये होमवर्क है आपका। आई होप आप आज इतना थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा आपका, आई होप ये सब आप कर लेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ओके बेटा।